प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। हम लोग एग्जाम पॉइंट पढ़ रहे हैं और यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, डीएसएसबी बिहार, पीजीटी बिहार जूलॉजी, पीजीटी बिहार बॉटनी, पीजीटी किसी भी प्रकार की टीचिंग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जहां पे बायोलॉजी विषय से प्रश्न आपके आने वाले हैं, इन सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हैं, जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट। यह एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा में ना सिर्फ सरलता प्रदान करती है बल्कि आपकी परीक्षा में आपके सिलेक्शन के मार्ग को भी सुगम करती है। तो मैं भरोसा रखता हूं कि आप सब इस एग्जाम पॉइंट को बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से अपने मित्रों तक भी इसे शेयर करेंगे, जिससे आप इसे बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें, सीख सकें। पिछले क्लास की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हम लोगों ने रेप्टिलिया के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग एप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके बाद एक क्लास और बचेगा मैमल्स। उसके बाद आपका ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे फिजियोलॉजी में, साइटोलॉजी में, जेनेटिक्स में और एक एक करके सबको फिनिश करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी जानकारी बता दूं कि इसमें आपको दिया जाता है टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी किसी के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 99 रुपये देना है, जिससे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमें इस नंबर पे 8887974395 पे आप हमें पेटीएम करके किसी भी पेमेंट माध्यम से, ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से आप हमें पेमेंट करके यहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने बारे में आप पेमेंट करके 99 रुपये दे करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको क्या क्या मिलता है? एग्जाम पॉइंट मिलता है, आपको जो है प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं। ये तीन चीज़ें आपको दी जाती हैं, एग्जाम पॉइंट, एनसीईआरटी प्रैक्टिस पेपर और आपको जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस पेपर आपको दिए जाते हैं, जो कि बहुत सरल और सस्ता, सुगम, टिकाऊ है आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का है, आप इसे बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप बड़े आराम से इसे पढ़ सकें और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकें। चलिए, पहले पॉइंट के बारे में बताइए। देखिए, यहाँ दिया गया है कि मजबूत हुक के समान तोते में विशिष्ट संरचना वाली चोंच पाई जाती। जैसे हुक होता है, हुक जानते हैं जो पैंट में लगाया जाता है, हुक आपने देखा होगा जो बक्कल में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वही हुक होता है जो दो हिस्से को पकड़ ले, जकड़ ले। तो उसी तरह का चोंच किस में पाया जाता है? तोते की जो चोंच होती है उसी प्रकार की पाई जाती है। अब आगे देखिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, इसके ऊपरी जबड़े में स्वतंत्र रूप से गति करने की क्षमता होती है। अभी आप जब रेप्टिलिया पढ़ रहे थे कि ऊपरी जबड़ा स्वतंत्र रूप से मूव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तुरंत आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि ऊपरी जबड़े जो हैं ये अच्छी तरह से गति कर सकते हैं, यानी गति करने में स्वतंत्र होते हैं, इनमें गति करने की क्षमता भी पाई जाती। आगे आ जाइए, आगे दिया गया है, एक सेकंड बता रहे। आगे देखिए, दिया गया है कि यह अपनी चोंच का प्रयोग कठोर फलों को तोड़ने व पेड़ों के तने पर ऊपर की ओर चढ़ने में प्रयोग करता है। किसी भी वर्टिब्रेटा की आंख में रेटिना के दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी किसी भी, अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो उसकी आंख में, देखिए, आंख में रेटिना के दो प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो प्रकाश संवेदी कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? देखिए, आगे दिया गया है, जो शंकु तथा शलाकाओं के नाम से जानी जाती हैं। कबूतर एक दिनचर प्राणी है। दिनचर प्राणी मतलब दिन में देख सकता है। इसकी रेटिना में शलाकाएं कम जबकि शंकु की मात्रा अधिक पाई जाती है। शलाकाएं कम पाई जाती हैं और शंकु की मात्रा अधिक पाई जाती है। विशिष्ट जीव जंतुओं से उत्सर्जित होने वाले तीन प्रमुख नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट तथा, कह रहा है, विशिष्ट जंतुओं से तीन प्रकार के उत्सर्जन होते हैं। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर जाता है, जिसमें पहला है यूरिक अम्ल, दूसरा है यूरिया और तीसरा है अमोनिया। ठीक है,
जो जानवर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक, अच्छा नहीं, यहाँ आप दूसरी चीज़ दी गई है। जो जानवर यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक और अमोनोटेलिक होते हैं। ये मैंने पीछे कई बार बताया है। यहाँ पे कुछ दूसरी बात लिखी गई, देखिए कह रहा है अमोनिया में यूरिक अम्ल की मात्रा सबसे कम विषैला तथा सबसे कम जल में घुलनशील होता है। फिर से देखिए, कह रहा है कि यूरिक अम्ल सबसे कम विषैला तथा सबसे कम जल में घुलनशील होता है। ऐसे जीव जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ऐसे जीव जंतु जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, जिसमें सभी पक्षी, कीट पतंगे, सरीसृप, मरुस्थल में पाए जाने वाले सांप इत्यादि आते हैं। इनमें यूरिक अम्ल तथा यूरेटस के रूप में उत्सर्जित पदार्थ शरीर में पानी को संरक्षित करने में मददगार होता है। अमोनिया अत्यंत विषैली तथा घुलनशील अपशिष्ट है। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, मोलस्का, अलवड़जली मछलियां, मेढक के टेडपोल लार्वा इत्यादि अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। एक वैज्ञानिक है, इन्हें कहा जाता है पक्षी मानव। तो इन्हें डॉक्टर सलीम अली ने पक्षी विज्ञान का विस्तृत अध्ययन किया, अतः इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी पक्षी मानव कहा जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सामान्य राग कबूतर वर्ग एबीज का एक सदस्य है। यह पेड़ पर घोंसला नहीं बनाता है। कह रहा है कि कबूतर जो है एबीज वर्ग का एक सदस्य है, यह पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाता है। ये सब सीटेट में आपसे खूब पूछा जाता है कि कौन पेड़ पे घोंसला बनाता है, कौन जो है खंडहर में घोंसला बनाता है, कौन रेलवे के ट्रैक जो ऊपर जो होते हैं बने हुए करकट के पास आसपास में जो जगह होती है वहाँ बनाता है, जो कौन सा ऐसा जो बबूल पे बनाता है, कौन नदियों के किनारे बनाता है। ये सब घुमा फिरा के एनसीईआरटी से आपसे रिलेटेड है और आपसे सीटेट में पूछा जाता है प्रश्न घुमा घुमा के। ठीक है, अन्य अन्य पक्षियों के बारे में। तो यहाँ कबूतर के बारे में बता रहा। कबूतर जो है यह एबीज वर्ग का यानी क्लास एबीज का सदस्य है, लेकिन यह पेड़ों पर घोंसले नहीं बनाता। यानी ये पुराने मकानों, गोदान, मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, रेलवे स्टेशन आदि के घोंसला बनाता है। रेलवे स्टेशन पे कहाँ जो वो करकट लगे होते हैं ना, तो उस बीच में जहाँ जगह होती है वहीं पर अपना ये अंडे देते हैं और फिर उसमें से चूजे इनके निकलते हैं। तो ये मुख्यतः मकानों पे, जो पुराने मकान होते हैं वहाँ पे, गोदाम जो होते हैं पुराने खाली हैं वहाँ पे, मंदिरों में, मस्जिदों में, वहाँ पे क्या बना लेते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं। यह मुख्यतः अनाज के दानों, फलों आदि से जीवन का निर्वाह करते हैं, यानी शाकाहारी होते हैं। 25 समतापी या गर्म रुधिर वर्ग वाले प्राणी होते हैं। अभी तक आप पढ़ रहे थे असमतापी। असमतापी को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। अब आपसे पक्षी वर्ग से शुरू हो जाएगा कि ये जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। दो ऐसा क्लास है, एक है आपका कौन सा, एप्स, और दूसरा मैमल्स। ये दोनों क्लास कैसे होते हैं? ये दोनों क्लास आपके हो जाते हैं, जल्दी बताइए। ये दोनों क्लास आपके हैं वार्म ब्लडेड एनिमल के क्लास हैं। ठीक है, समतापी प्राणी पाए जाते हैं। इनके रुधिर का तापमान निश्चित होता है। ठीक है, किसी भी सिचुएशन, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इनके रुधिर का तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। ठीक, इनके जबड़े दांत रहित और कठोर हार्न के आवरण सहित चोंच के रूप में होते हैं। करोट में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स होता है। करोट में केवल एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। पक्षी जो होते हैं, पक्षियों में विषम गर्ती कशेरुकाय तथा उपस्थित होता है। इनका विशेष गुण होता है, इनका सिरा काठी के समान होता है। उड़नशील पक्षियों में अंश मेखला में फर्कुला या इच्छा अस्थि पाई जाती। कह रहा है कि उड़नशील जो पक्षियां होती हैं उसमें अंश मेखला में, अंश मतलब कंधा, अंश मेखला में फर्कुला या इच्छा अस्थि पाई जाती है। यह वी के आकार की होती है और बी के आकार की एक अस्थि होती है, जो कि क्लेविकल तथा इंटरक्लेविकल के युग्मनज से बनती है। यह स्प्रिंग की तरह कार्य करती है तथा उड़ने के दौरान पक्षियों को तेजी से दिशा परिवर्तन में सहायता करती है। पक्षियों के अंतःकंकाल
हल्के लेकिन मजबूत पक्षियों के अंतःकंकाल हल्के लेकिन मजबूत तथा बिना एपिफाइसिस के होते हैं। याद रखिएगा, एपिफाइसिस नहीं पाया जाता है। इनकी अस्थियां न्यूमेटिक तथा बातिल या छिद्रयुक्त होती हैं। इनकी हड्डियां कैसे न्यूमेटिल बातिल तथा छिद्रयुक्त होती हैं। इनमें अस्थिमज्जा का अभाव होता है। उदाहरण जैसे कबूतर है, हंस है, गौरैया है इत्यादि पक्षियां। अंड स्तनी या मोनोट्रिम्स स्तनधारी प्राणियों का एक समूह है। इसमें शामिल सदस्य अंडे देते हैं। अंड स्तनी या मोनोट्रिम्स स्तनधारियों प्राणी का एक समूह है जिसमें शामिल प्राणी अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आपका डक ब्लिटिपस है तथा एकिडिना है। ठीक, वाह्यकण स्तनधारी समूह का विशेष लक्षण है, न कि सभी यूथेरिया जीवों का। बाह्यकण यानी कान, बाहर की दिशा में कान पाया जाना स्तनधारी समूह का है। यह सभी यूथेरिया का, ना कि यूथेरिया जीवों का। कुछ जलीय स्तनधारी स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जैसे कि गंगेटिका, डॉल्फिन, हिप्पोपोटेमस आदि। उसके बाद आ जाएंगे सिनसैक्रम अस्थि। सिनसैक्रम अस्थि उड़नशील पक्षियों का एक विशेष लक्षण है। पेल्विक कशेरुकियों के संयोजन से बनी यह अस्थि शारीरिक संतुलन में सहायक होती है। तेजी से उड़ रही पक्षी जब स्थल के संपर्क में आती है तब यह अस्थि इसे धक्के या झटके से बचाती है। पेक्टेन पक्षियों की आंखों के आंतरिक भाग को कहते हैं। पेक्टेन पक्षियों के आंखों के आंतरिक भाग में रक्तक से बना चूर्णनदार कंघी नुमा संरचना होती। इसका निश्चित कार्य अभी ज्ञात नहीं है। संभवतः यह रेटिना की सतह को तीव्र प्रकाश से बचाने का कार्य करती है। यह नेत्र गोलक के समन्वय में सहायक होता है। यह कीवी में अल्प विकसित या अनुपस्थित होता है। यह स्तनधारियों में भी अनुपस्थित होता है, यानी पक्षियों में पाया जाता है और लगभग ज़्यादातर जीवों में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। आगे आ जाते हैं। अगला पॉइंट आपके पास है, कबूतर के बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा रंध्र या छिद्र सेरी द्वारा ढके होते हैं। कह रहा कबूतर का बाह्य नासा छिद्र या नासा रंध्र सेरी द्वारा ढके होते हैं। याद रखिएगा, कुछ पक्षियों के ऊपरी चोंच के आधार पर मांसल मोमी कवरिंग होती जिसे सेरी कहते हैं। कह रहा कुछ पक्षियों के ऊपरी चोंच के आधार पर मांसल या मोमी कवरिंग पाई जाती जिसे सेरी कहा जाता है। कबूतर में सेरी सफेद और फूले हुए नर्म त्वचा के रूप में ऊपरी चोंच के आधार पर पाई जाती है। ठीक, कोमल पर मतलब इनका जो पंख होता है, कोमल पर अंडे से निकले कबूतर के बच्चे में पाए जाते हैं। ए पर यानी पर मतलब क्या है, पंख। ये पर छोटे और पीले वाल के समान होते हैं। ये जन्म के तुरंत बाद कबूतर के बच्चे के शरीर पर दिखाई पड़ते हैं। ये पंख 4 से 6 सप्ताह तक इसके शरीर पर बने रहते हैं। फिलोयुमे को बाल पंख या पिन पंख कहा जाता है। फिलोयुमे को बाल पंख या पिन पंख कहा जाता है। यह पंख भी छोटे, कोमल और बाल जैसे होते हैं। वयस्क कबूतर में कोमल पर की अनुपस्थिति के कारण फिलोयुमे पंख को ही सबसे छोटा पंख माना जाता है। कबूतरों में दूध के समान एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसके द्वारा एक पक्षी अपने नवजात जो बच्चे होते हैं उनको पोषित करते हैं। दूध के समान यह तरल इन पक्षियों में क्रॉप ग्रंथियों से निकलता है। कह रहा दूध के समान यह तरल पदार्थ कबूतर में जो निकलते हैं ये कहाँ से निकलते हैं, क्रॉप ग्रंथियों से निकलता है। क्रॉप नर ग्रंथ तथा मादा कबूतर दोनों में पाए जाते हैं, यानी नर भी दूध निकालता है और मादा भी दूध निकालती है। नर ग्रंथ तथा मादा दोनों में पाए जाते हैं, अतः दोनों ही इस प्रकार के तरल का स्राव करते हैं, द्वारा अपने चूजे को पोषण करते हैं और दोनों अपने चूजे को क्या कर लेते हैं, पोषण प्रदान करते हैं।
कहने का अर्थ है कि जो क्रॉप पाया जाता है इससे दूध के समान कुछ द्रव निकलते हैं और उस द्रव को जो है मादा में भी निकलता है, और क्रॉप चूंकि मेल में भी पाया जाता है मेल से भी निकलता है, और उससे दूध जो द्रव्य निकलता है उसे दूध कह नहीं सकते, जो द्रव निकलता है उसी द्रव को इनके चूजे पीते हैं और वही पी करके पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं। इसमें नर भी दूध पिलाता है और मादा भी दूध पिलाती है। पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ऐसा प्राणी जिसमें नर और मादा दोनों अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वो कोई और प्राणी नहीं, वो कबूतर है। और आपके सिलेबस में कबूतर एक स्पेशल हेडिंग में है, कबूतर को स्पेशल हेडिंग के तहत रखा गया है, इसलिए सिंह सैक्रम को खूब पूछा गया है, इसको खूब पूछा गया है, ठीक है। फिलोवियोम को खूब पूछा गया, जो फिलोवियोम अभी पढ़ रहे थे ना, छोटा पंख, उसको खूब पूछा गया। ये सब प्रश्न रिपीट होने वाले प्रश्न है और बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। गैर तार्किक कुछ भाषा जो है ऐसी लगती है जो गैर तार्किक है, लेकिन गैर तार्किक और तार्किक से बहुत वास्ता नहीं, वास्ता बस इतने से है कि आपके पेपर में प्रश्न आएगा, प्रश्न को सही करना है, ठीक है। दूध नहीं होता, दूध जैसा द्रव्य पदार्थ निकलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कब इसको स्तनधारी में डाल दें, ठीक। आगे बढ़ जाइए। पक्षियों के पूंछ के निकट एक घुंडी नुमा पैपिला उपस्थित होता है, यह भी प्रश्न को पूछा गया, घुंडी नुमा के पैपिला उपस्थित होता है। और यह पैपिला क्या काम करता है, देखिए आगे दिया गया, पैपिला उपस्थित होता है इसमें, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे पिन ग्रंथ या यूरोपाइजियल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, यूरोपाइजियल या प्रिन ग्रंथ या यूरोपाइजियल ग्रंथ कहते हैं। यह एक त्वचीय ग्रंथ, इससे उत्पन्न होने वाला तैलीय स्राव, आप देखते होंगे पक्षियां बैठी रहती ना, बार बार पंख को अपने साफ करती रहती चोंच से। वो पंख को क्यों साफ कर, जिससे पसीना होता है ना, तो आप बार बार खुजली करने चले जाते हैं या उसे सुखाने की कोशिश करते हैं, वाल पुट्टी लगाते हैं, ठीक। वही सेम कंडीशन यहाँ पे, अब इनको पंख में जब पसीने होते हैं तो उनको वहाँ पे खुजली महसूस होती है, तो बार बार उस पसीने को साफ करते रहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है, प्रीन ग्रंथ से निकलता है। इंग्लिश में इसे प्रीन कहते हैं, PREEN, और हिंदी में प्रीन लिखा जाता है, ठीक है। तो प्रीन ग्रंथ से निकलते हैं, यानी प्रीन ग्रंथ से निकलता है, और इसे यूपाइजियल ग्रंथ भी कहा जाता है, जो कि तेल जैसा चिपचिपा पदार्थ निकालता है, जिससे इनकी बॉडी चिकनी बनी रहती है। वही बात यहाँ कही जा रही है, कह रहा तेली स्राव पंखों को चिकनाई प्रदान करते हैं, जिससे ड्रेसिंग में सहायता होती है। अगर सोचो, अपने दिमाग से सोचिए कि अगर आप अपने बाल को कंघी ना करें, आप अपने बाल को कंघी ना करें, वैसे धूल कण मिट्टी पड़ रहे हैं, तो कुछ दिन में क्या होगा, बाल आपस में चिपक जाएंगे और यहाँ पे कोहेशन फोर्स लगेगा। आप देखे होंगे ना कि कोहेशन फोर्स, सरफेस टेंशन वाला, जो खान साहब ने वीडियो बनाया था, कैसे अपने डंडे से झाड़ती हैं बाल को, सेम प्रोसेस है कि अगर यहाँ पे फोर्स से वो जम जाएगा, धूल कण, बाल कड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। अब वैसे पंख है, बालों से बना हुआ, अगर वो कड़ा हो जाएगा तो जब फैलेगा ही नहीं, तो हवा का दबाव नहीं बना पाएगा, तो पक्षी उड़ेगी कैसे। इसलिए एक ग्रंथ यहाँ पे बहुत हेल्प करती है, इससे उसके बाल एकदम चिकने होते रहे। और तेल लगा करके, जेल और सेटवेल लगा के आप एकदम हीरो ड्रेसिंग बन जाते हैं। तो ड्रेसिंग बनने के लिए ये भी ड्रेसिंग का काम करता है। तो पक्षियाँ भी ड्रेसिंग होती है ना, वो भी सजती हैं। सजना एक प्राकृतिक नियम है, हर एक पशु पक्षी जीव जंतु ये सजते हैं, आवश्यक होता है, सजना बहुत जरूरी है। और ये प्राकृतिक सतह, ठंडी कितनी भी पड़ रही हो, गर्मी कितनी भी पड़ रही हो, देखिए पक्षियाँ पानी मिलती है तो उसमें नहा आती हैं और नहा करके फिर अपने बाल को अच्छी तरह से सुखवाती हैं चोंच से। सेम कारण ये है कि जब ये तेल ग्रंथियाँ ज़्यादा निकलने लगती, गर्मी में पसीना भी होता है, तेल ग्रंथियाँ भी निकलती हैं, तो उसे क्या करे, तो उस चिकनाई को साफ करने के लिए वो अपने पंख को साफ करते रहती हैं और नहा भी लेती हैं। आगे दिया गया देखिए, कह रहा है यह संभवतः कठोर चोंच को भंगुर करने से बचाता है, ठीक। आगे बढ़ जाइए। अधिकांश मादा पक्षियों में केवल एक क्रियाशील अंडाशय बाएं तरफ पाया जाता है। देखिए इनमें अंडाशय एक ही पाया जाता है, जबकि मैमल पढ़ेंगे तो वहाँ पर अंडाशय कितने पाए जाते हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। ओवरी कितनी होती है, 2 होती है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेकिन पक्षियों में अंडाशय कितने पाए जाते हैं, 1 पाए जाते हैं, वो भी किधर पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में। आप कभी पक्षियों को ध्यान से उड़ते हुए देखिए तो लेफ्ट साइड में थोड़ा ज़्यादा झुकती हैं, लेफ्ट साइड से ज़्यादा मुड़ती हैं। कारण होता है कि लेफ्ट साइड में वजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तुलना में, अगर तुलना की जाए, चूँकि इधर क्या पाया जाता है, क्रियाशील अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय से अंडवाहिनी या डिंबवाहिनी लगी होती है, ठीक है। यद्यप भ्रूणी अवस्था में अंडे अंडाशय में उपस्थित होते हैं, किंतु विकास सिर्फ बाएं तरफ के अंडाशय का होता है। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न व्यवहार के बारे में कोनरैड लॉरेंज ने बताया था। फिक्स एक्शन पैटर्न के बारे में किसने बताया था, कोनरैड लॉरेंज ने।
इन्होंने आंसर आंसर एक रोलिंग की व्याख्या की थी। इन्होंने आंसर आंसर एक रोलिंग की व्याख्या की थी। वैज्ञानिक के बारे में है कॉनराड लॉरेंज के बारे में, तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़िए। भ्रूणी अवस्था में भ्रूण तथा एमनियान के मध्य एक द्रव भरा होता है। कह रहा है जो भ्रूण है, मान ली भ्रूणी अवस्था है, ये भ्रूण है और ये इसकी झिल्ली एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसमें द्रव भरा होता है जिसमें बच्चा तैरता है। ठीक है, सेम कंडीशन इसमें भी होती है। तो ये अंडा है और अंडे के अंदर एक पतली सी झिल्ली होती है। आप डेवलपमेंट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का अगर जब प्रैक्टिकल किए होंगे, अगर आपने किया होगा बीएससी में या एमएससी में, अगर जूलॉजी से एमएससी किए होंगे तो किए होंगे, या बीएससी में, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो कैल्शियम कार्बोनेट की कवच होते हैं उसे बहुत धीरे धीरे स्क्रैच करते हैं। खुरचने के बाद आप देखते हैं कि अंदर से जो है वहाँ पे एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली के अंदर योक और जो है उसका द्रव्य दिखाई पड़ता है। उस योग का जब बच्चा डेवलप हो रहा था तो उसी झिल्ली के अंदर डेवलप होता है, और वो झिल्ली जो दिखती है उसी झिल्ली को एमनियाटिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर क्या भरा होता है? एमनियाटिक फ्लूइड भरा होता है, जिसे एमनियाटिक द्रव कहते हैं। अब यह द्रव भरा होता है, यह द्रव क्या काम करता है? भ्रूण को बाह्य आघातों तथा चोटों से बचाता है। पन्नी में पानी भरा है तो चोट लगने पे वो पानी पीछे मतलब दबने नहीं पाएगा भ्रूण, और भ्रूण बच जाता है, जिससे उसकी लाइफ सेफ रहती। अगला, कुक्कुट। कुक्कुट मतलब मुर्गी फार्म का कहते हैं ना कुक्कुट, या किसको, ये जो पोल्ट्री फार्म होती है उसी को कुक्कुट फार्म कहते हैं। पोल्ट्री में आप मुर्गी भी रख सकते हैं, मुर्गा भी रख सकते हैं, बत्तख भी रख सकते हैं, तो पोल्ट्री फार्म को कुक्कुट कहा जाता है। में भ्रूणी श्वसनांग अपराग पोषित होता है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये तो छोटे बच्चों के बुकों का है, आप जानते ही हैं। ये उड़ने में असमर्थ होता है। इनमें अंडे और जीवित पक्षियों की तुलना में सबसे बड़े होते हैं। क्लास 9th में भी आपने देखा है कि कई बार आपने पढ़ा होगा, सबसे बड़ा जो सेल है वो क्या है? ऑस्ट्रिच का एग है। तो ये आप जानते ही हैं। पर पक्षियों का द्वारा पीछा किए जाने पर यह 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है। ये देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी जो आप एक चलाते हैं ना 70-80, आप 70-80 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं तो लोग कहते हैं बहुत तेज चल रहा है। ठीक, बहुत स्पीड में चलाते हैं गाड़ी। ये देखिए आपसे स्पीड में तो ये पक्षी दौड़ती है, ये 80 से 90 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये दौड़ती है। ठीक है, तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पे। और ये शुतुरमुर्ग है, प्रति घंटे की चाल से भाग सकता है, दौड़ सकता है, मतलब 70 से 80। 125 सीसी का इंजन फेल है इसके आगे। जब शुतुरमुर्ग जमीन पर लेटता है तो यह शत्रुओं से बचने के लिए क्या काम करता है? जमीन पर लेटता, शत्रुओं से बचने के लिए छिपता है, या अपने सिर व गर्दन को जमीन रेत में सपाट कर लेता है, और दूर से परभक्षियों को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई मिट्टी का एक ढेर है। समान मान्यता के विपरीत संकट के समय शुतुरमुर्ग अपना सिर रेत के अंदर नहीं छिपाता है। कह रहा कुछ ये मान्यता है, मान्यता ये है कि जब संकट आता है तो ये अपने सिर को छुपा लेता है। कहानी भी है छोटी सी कि वहाँ पे जो पक्षियाँ होती हैं, जब बारिश आती है, जैसे मोर को आपने देखा होगा, बारिश आने के समय मोर क्या काम करता है? अपने गर्दन को मोड़ करके अपने आगे वाले पंख के नीचे अपने गर्दन को छुपा के बैठ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से बादल उसके ऊपर नहीं गिरेगा। ऐसी कहानियां हैं, लोकोक्तियां हैं। ठीक है, वो ऐसा नहीं है, ऐसा उनका प्रोटेक्शन, चूंकि आंख है, आंख के बाद वहां पे चोंच है तो उनको दिक्कत होती, पानी उसके ऊपर गिरेगा, बार बार दिक्कत होती, इसलिए उसको ढक करके सिकुड़ के बैठ जाते हैं, भीगते तो है ही। वही मान्यता यहाँ पे थी। शुतुरमुर्ग के ऊपर जब खतरा होता है, शुतुरमुर्ग आंख बंद करके बालू में अपने मुंह को डाल लेता है। ऐसा करने से क्या हो जाता है कि उसको लगता है कि कोई हमें नहीं देख पा रहा है। हम अपनी आंख बंद कर लें तो हमें लगता है कोई हमें नहीं देख रहा है, भाई दुनिया देख रही है, हम किसी को नहीं देख रहे हैं। ठीक, तो ये एक लोकोक्ति है। लोकोक्ति के हिसाब से हमें आंसर नहीं करना, हमें आंसर सटीक करना है। वह गर्दन को नीचे सुला करके अपना सो जाता है, आंख बंद कर लेता है और बालू के अंदर नहीं डालता है। ठीक, तो लोकोक्तियों पे मत जानिएगा, लोकोक्तियों से आंसर सही नहीं होता। लोकोक्तियां सिर्फ कहने के लिए होती हैं। आंसर को आंसर के तरफ पे देंगे तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक, और परेशान करने के लिए बोर्डों की आदत खराब हो गई है। लोकोक्तियों को जरूर डालते हैं, जो लोकोक्तियां प्रचलित हैं उन्हें जरूर डाल देते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था बहुत पहले कि मोर नाचते वक्त अपने स्पर्म को गिरा देता है, जिसकी वजह से मोरनी उस स्पर्म को खा जाती है और प्रेग्नेंट हो जाती। ठीक, अब ये लोकोक्तियां हैं, ऐसी कहानियां छोटे छोटे बच्चों को सुनाई जाती है, कोई इसीलिए नाचता है जो है सावन। अब ये लोकोक्तियां, अच्छा इस ऑप्शन को भी रखा जाएगा, और जो लोग लोकोक्तियों को सुन के, कहानियों को सुन के एकदम खुश हैं, वो कहानी तुरंत लगा करके ठीक आगे बढ़ जाएंगे। पता चला कि 1 नंबर माइनस में हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक, आपको शाब्दिक आंसर पे जाना जो आपके लिए जरूरी। आगे बढ़ जाइए। कह रहा सबनी या
लैरिंग्स जो पक्षियों में शब्दनी यानी जो उससे बोलते हैं, लैरिंग्स हम लोगों में लैरिंग्स होता है, उन लोगों में सैरिंग्स होते हैं। बस शब्दनी या लैरिंग सायरिंग्स पक्षियों का एक विशेष लक्षण है, परंतु यह उड़नशील पक्षियों में प्रायः अनुपस्थित होता है। जो उड़ने वाली पक्षियां होती हैं उनमें यह अनुपस्थित होता है। उड़नशील पक्षियां सुपरगण पैलियोनेक्थी, किसमें? सुपरगण पैलियोनेक्थी या रेटाइटी के अंतर्गत आते हैं। जैसे शुतुरमुर्ग, ये उड़न रहित है, उड़न सहित नहीं, उड़न रहित पक्षी, ठीक है, जैसे शुतुरमुर्ग, कीवी आदि। पक्षियों का जबड़ा दांत रहित होता है। पक्षियों का जबड़ा कैसा होता है? दांत रहित होता है, यानी दांत नहीं पाए जाते हैं। इनकी ऊपरी जबड़े हर तरफ दो अस्थिमय यार्क बनाता है। बाह्य आर्क मुख का किनारा बनाता है, जिससे इंफ्रा ऑर्बिटल आर्किड या सब ऑर्बिटल बार्क कहते हैं। प्रश्वनाभिधि में पक्षी वायु से ऑक्सीजन को अधिकतम मात्रा लगभग 90% निकाल लेने में सक्षम होता है। पक्षियां वायवी जीवन व्यतीत करती हैं। उड़ने के लिए इनकी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु इनमें स्वतंत्र तंत्र, विशेषतया फेफड़े की संरचना जटिल होती है। इनके फेफड़े कई वायु कोष्ठक युक्त होते हैं। यह वायु कोष्ठक फेफड़ों से ही निकलती हैं और शरीर में अधिकृत हो जाती हैं। ठीक है, शरीर में क्या हो जाती हैं? अधिकृत हो जाती हैं, आंतरिक भाग में फैल जाती हैं, और जिससे पक्षी अपेक्षित घनत्व को कम करने के में सहायक होता है। ये फेफड़ों को पूरी तरह से वायु से भर देते हैं, जिससे कि फेफड़े के भीतर गैसों का आदान प्रदान अधिक मात्रा में होता है। बत्तख पालन आमतौर पर दलदली या अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है, जिनके जालीदार पैर जल में तैरने के लिए उपयोगी होते हैं। इनका चोंच कुछ डक नेचर के ह्यूमन होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, हमने एक बार बताया भी था, शार्ट वीडियो में है कहीं कि नेचर ऑफ ह्यूमन, डक नेचर। ठीक, तो डक नेचर के जो मनुष्य होते हैं ना, वो क्या काम करते हैं? बाहर से बड़े धीर गंभीर लगेंगे, संभाव लगेंगे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर अंदर खुरापात उनके दिमाग में चलती रहती। तो ये जो है ये कैसे होते हैं? ये डक नेचर के होते हैं। जैसे बत्तख को तालाब में देखो तो आराम से बैठा हुआ है, इसका पैर जालीदार है, और पैर जालीदार के नाते धीरे धीरे पानी को नीचे पैर चल रहा है, ऊपर एकदम स्थिरता से बैठा, और इस किनारे से उस किनारे चला जाएगा, उसके शरीर पे कोई भी हलचल नहीं। तो ये नेचर किसका होता है? डक नेचर होता है बत्तख का। बत्तख क्या काम करता है? जालीदार पैर पाए जाते हैं, और इस पानी को एकदम जैसे चाबुक क्या कहते हैं, चापू किसमें होता है? नाव को खेने के लिए, जो नाव खटाने के लिए, उसी तरह से पैर से पानी को पीछे करता रहता है, आराम से इस पार से उस पार तक चला जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा नाव पे अगर बैठे होंगे कभी तो देखे होंगे एक उनके पास चापू होता है, तो उसी से नाव को घुमाते हैं, पानी को दूसरी दिशा में काटते हैं तो नाव उसी के सहारे से घूम जाती है। इनका चोंच चौड़ा और चपटा होता है। तालाब, झील और अन्य जल बहुलक क्षेत्रों में कवक, शैवाल, जल उगने वाले घास, घोंघा, मछलियां इत्यादि कीड़े मकोड़े। ठीक है, आर्क्योप्टेरिक्स खूब पढ़ा है आपने, जो है फॉसिल में। आर्क्योप्टेरिक्स का जीवाश्म एंड्रियाज वैगनर ने खोजा था। किसने खोजा था? आपसे प्रश्न पूछा गया तो आप कहेंगे एंड्रियाज वैगनर ने खोजा था। ठीक, किसको? आर्क्योप्टेरिक्स को। इन्होंने जर्मनी के सोलेनहोफेन बावरिया नामक स्थान से इसको खोजा था। यह एक पक्षी था जिसमें पक्षी और शरीर से दोनों के लक्षण विद्यमान थे, इसलिए इसे कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। कनेक्टिंग लिंक का बूस्टर डोज हम आपको अलग से प्रोवाइड कराएंगे। आप सबको पता है कनेक्टिंग लिंक का बूस्टर डोज आपको अलग से मिलता है। अगली टॉपिक हमारी है मैमेलिया, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं अगले वीडियो में। मैमेलिया के बाद, अगर यहाँ आप दिखाएं, मैमेलिया के बाद आपका एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट और होगा, जिसमें आपका पूरा मैमेलिया कवर हो जाएगा। फिर हम लोग फिजियोलॉजी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, अपने मित्रों को शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।